या कुछ नहीं, बस 9 से 3 की शेयर मार्केट की घंटी बजी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता। शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको ग्राइंड तो करना पड़ेगा। तो एफडी आपको 8% दे रहा है, ये पैसा नहीं बनेगा फिर बोलना है स्टॉक मार्केट जुआ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय शो बियॉन्ड द फिनिश लाइन। और आज हमारे साथ हैं खारिश। शेयर मार्केट इंडस्ट्री के बहुत बड़े गेम प्लेयर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। आज हम देखते हैं कि आर्य से बात करके हम इंडस्ट्री की क्या क्या इंसाइट्स जान सकते हैं, शेयर मार्केट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, कैसे पैसा बनाना है, कैसे अपना पैसा बचाना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या सही तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। सो आज हमारे साथ आर्य ये सारे इंसाइट्स देने वाले हैं और इन सब इंसाइट से हमारी लाइफ में क्या चेंज होने वाला ये लोग आप डिसाइड करेंगे। तो आर्य वेलकम टू आवर शो। हेलो। कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताना चाहते हैं? यस श्योर। सो माई सेल्फ आर्यस शर्मा एंड मैं एक NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। NISM का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसे सेबी अंडरटेक करती है। सो पिछले 8 सालों से सर मैं मार्केट में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मार्केट सिंस मोर देन 10 years नाउ। 10 साल से मार्केट में हूँ, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड बेसिकली हम लोग एडवांस से लेके तो बेसिक हर एक चीज़ कवर करते हैं एंड हमारा एक ही गोल है दैट वी वांट मोर पीपल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। ओके, यस। मार्केट से मनी मेकिंग बहुत अच्छा आइडिया है, पर थैंक यू। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता, नुकसान है, या जो मतलब जो मिथ है लोगों के, अक्सर जो लोग सोचते हैं। तो क्या सोचना है इसमें, पैसा बनता है सच में वैसा होता है? सी पैसा बनता है बट दैट डिपेंड्स कि आपका पैसे का डेफिनेशन क्या है। अब लोग आते हैं मार्केट में पैसा बनाने को जस्ट लाइक अ गैम्बल। वो पॉकेट में रखेंगे 100 रुपीज़ एंड दे वांट 10,000 रुपीज़ और मिनिमम 1000 रुपीज़ कि भाई मैं 100 रुपये लगाऊंगा और मुझे 1000 रुपये मिल जाए। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ योर अप्रोच इज़ दैट कि आपको लाइक ओवरनाइट अमीर बनना है, मिलियनियर बनना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल और ये कोई भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ प्रूवन और टेस्टेड तरीके की, सो अगर आप एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर मेंटोर के साथ जाते हो तो ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, बट टिल अ सस्टेनेबल रिटर्न, नॉट अ अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। अब सस्टेनेबल रिटर्न्स का भी सबके लिए डेफिनेशन अलग होता है। किसी को 100% चाहिए, बट व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी टीच कि आप एक मिनिमम परसेंटेज दो और उस मिनिमम परसेंट को मास्टरी करो फॉर एवरी मंथ। दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। तो एक सही मार्जिन कितना है? मतलब मैं ये मानूँ कि 10% का मार्जिन मेरे लिए सही है या 100% का सही है, या मुझे 150% एम करना चाहिए? और ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए जो मैं होल्ड करूँ पैसा? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पैसा डालो और भूल जाओ, राइट। मतलब जस्ट लीव इट, आपको कभी 10 साल 15 साल बाद याद आएगा और तब आप अपना पैसा निकालो, वो बहुत ज़्यादा होगा। या फिर 1 साल, 6 महीना, 2 साल, मतलब कितना टाइम एक सही टाइम माना जाता है? तो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, एक तो टाइम और एक मिनिमम परसेंटेज मुझे कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि इतने में मेरा पैसा मुझे रिटर्न दो। राइट। सो सर दैट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन और बहुत कॉमन लोगों का क्वेश्चन ही होता है। सो इसके 2 अप्रोचेस है। फर्स्ट अप्रोच ये है कि अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो दैट डिपेंड्स कि आप अभी क्या कर रहे हो। मतलब अगर आप इसको एज अ पैसिव इनकम देख रहे हो तो आपका परसेंट अलग रहेगा। आप इसको एज अ एक्टिव इनकम देखते हो, जैसे बहुत सारे लोग इसको एक्टिव इनकम देखते हैं, ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं या फिर बनना चाहते हैं, द एस्पायर टू बिकम अ ट्रेडर। सो उसमें आपका परसेंटेज अलग रहेगा। अगर मैं बात करूँ आप पैसिव अप्रोच लेके चल रहे हो, सो आप ऑलरेडी आपके बिजनेस में एक्सेल कर रहे हो या फिर आपके प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे हो। सो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन दैट। अब अगर उस केस में मैं परसेंटेज की बात करूँ तो आपका मार्केट को लेके इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर मैं एफडी, म्यूचुअल फंड और अभी स्टॉक्स की भी बात करूं तो एफडी आपको 8% दे रहा है, म्यूचुअल फंड आपको 15 to 24 के बीच में दे रहा है, राइट। गोल्ड भी आसपास अब म्यूचुअल फंड के आ रहा है जो हिसाब से रिटर्न्स चल रहे हैं, राइट। सो उस केस में अगर आप मार्केट से 50% एक्सपेक्ट कर रहे हो पर एनम, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर ब्रेड एंड बटर। आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा और 50% के लिए अगर आप एम करोगे और अगर आप उसको होल्ड करके रख रहे हो तो कभी कभी ऑन एन एवरेज वो आपको 100 भी दे सकता है। ओके, राइट। सो दैट इज़ फर्स्ट कि आपका अप्रोच क्या है। अगर 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 मैं अप्रोच ट्रेडिंग के हिसाब से शिफ्ट करूँ तो देन आपको एनुअल नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास दूसरा ब्रेड एंड बटर नहीं, आपको मंथली गेम खेलना पड़ेगा। तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ शेयर मार्केट। फिर शेयर मार्केट अगर है तो फिर उसमें आप 50% एम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको घर चलाना है, आपके अदर एक्सपेंसेस भी है।
सो अगर मैं एज ए ट्रेडर की बात करूँ तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है या फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा रहता है वो क्या करता है, वो एक तो कैश में लोगों को ब्याज पर देता है, राइट, लेंट करता है किसी को मनी, वही एक ईजी अप्रोच है कैश में। तो उसका परसेंटेज चलता है 1.5 to 2% पर मंथ। अगर हम लोग किसी से लेंट करते हैं उधारी, ठीक है, अगर जाऊँ तो अगर वो ब्याज से 2% देता है, राइट। सो अगर हम देखें तो हमको तो ब्याज से देना नहीं है, राइट, क्योंकि अगर ब्याज से देंगे तो अगेन आपके पैसे पे पैसा बन रहा है, यहाँ पर आप आपका टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उससे हमें ज़्यादा अप्रोच हिट करना पड़ेगा। सो नियर अबाउट अगर आप कंसिस्टेंटली 5 से 8% हिट कर पा रहे हो हर मंथ, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो और आप इसको अब करियर वाइज भी लेके जा सकते हो एंड यू आर परफेक्ट गुड टू गो। मतलब उसका आंसर है आपको 5 to 8% के बीच में मिनिमम एम करना है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं सुबह अपने 9 बजे स्टार्ट करो, राइट, 3 बजे अपनी दुकान क्लोज करो, वेरी ट्रू, दिन का पैसा बनाओ और लाइफ में सब सेट है। राइट, डोंट रन बिहाइंड जॉब्स, दे डोंट रन बिहाइंड डेली बिजनेस या कुछ नहीं, बस 9 से 3 की शेयर मार्केट की घंटी बजी, उनका काम चालू हुआ, काम खत्म हुआ, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, राइट। तो वो कितना रिटर्न निकाल रहे हैं। सो सी नाउ अगेन दिस इज ऑल कॉल्ड एज बिग ड्रीम बोला है फिर ड्रीम लाइफ बोलो, सर ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी इंसान 9 से 3 काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाता था तो सब लोग उसमें शिफ्ट हो जाते थे। फर्स्टली दैट हर एक जो पैसा कमा रहा है उसके पीछे वो रिसर्च कर रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बताएंगे नहीं कि मैं इतना ग्राइंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 9 बजे का है, मैं 8:30 बजे रिपोर्ट बना रहा हूँ। अपने सीक्रेट्स कोई नहीं बताता है। सो अगर शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको ग्राइंड तो करना पड़ेगा। यहाँ पर देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज शॉर्टकट कि भाई मैं आऊँगा, मैं जेब में 1000 रुपये लेके आऊँगा, आके बंद करके 10,000 बन जाएंगे। नो डाउट एक आधी बार बन जाएंगे इफ़ यू हैव अ गुड लक, बट आपके 10,000 भी ज़ीरो हो जाएंगे। कई लोग काफ़ी कुछ डुबा देते हैं, काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता है, राइट। सारी जमा पूंजी, सारी जितने भी सेविंग्स होती है सब चली जाती है। तो वो उसके पीछे रीज़न एक रॉन्ग डिसीजन होता है या रॉन्ग मेंटरिंग होता है या टाइम होता है या क्या होता है? उसके पीछे आई थिंक 2 अप्रोचेस है। अगेन फर्स्ट अप्रोच ही ग्रीडी अप्रोच होता है सामने वाले का, बिकॉज उसको चाहिए कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला सब शेयर मार्केट से बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो ग्रीडी है। सेकंड उसमें ये होता है कि उसके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? क्योंकि उसको वो पता ही नहीं होता क्या है। तो शेयर मार्केट में तो लोग ग्रीडी होने तो आते हैं, मतलब वेरी ट्रू। सो इसीलिए शेयर मार्केट को पास्ट में जुआ बोला गया है, क्योंकि लोग चाहते ही हुए ना। आप एग्जाम्पल लीजिए ना, एक ट्रक वाला या फिर एक ऑटो वाला क्यों जुआ खेल रहा है? वो तो पैसे कमाने ही खेल रहा है ना, ग्रीड के लिए ही खेल रहा है। महाभारत में भी क्यों हुआ था? ग्रीड की वजह से ही हुआ था। सो ग्रीड जहाँ पर आएगी वहाँ पर आपका पैसा जाना ही है। तो शेयर मार्केट एक स्कैम जो वर्ड यूज़ कर रहे थे, क्या वो सही है? शेयर मार्केट एक स्कैम तो नहीं है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है। एंड सेकंड चीज़, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो सो यू आर हेल्पिंग इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो। सो स्कैम का तो कुछ इसमें रिलेशन नहीं है, बट जो लोग बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा मिथ है। बट अगर आप इसको अगेन जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंटली और सही अप्रोच से करोगे, आप आपकी इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हो, आप खुद को ग्रो कर रहे हो और प्लस आप वो बिजनेस इंडिविजुअल को भी ग्रो कर रहे हो। अगर मैं आज बात करूँ कि मुझे एक FMCG कंपनी बनानी है खुद की, मेरा एस्पायर है या फिर मेरे पापा का ड्रीम है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बिल्ड अ मल्टी करोड़ एस्टैब्लिश्ड कंपनी राइट नाउ। बट अगर मैं कुछ पैसे या फिर कुछ 1000 या फिर कुछ 100 रुपए देके उस कंपनी का ओनरशिप ले सकता हूँ, कॉल्ड एज शेयर्स ले सकता हूँ, दैट इज रियली गुड फॉर मी। सो आई एम बिकमिंग अ ओनर ऑफ दैट। सो दिस इज द राइट अप्रोच विच यू शुड डू। एक और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि शेयर मार्केट में एक सवाल और आता है कि सर NSE होता है, BSE होता है, इसमें इन्वेस्ट करें, NSE में करें या BSE में करें। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सही डिसीजन क्या रहता है NSE में या BSE में। पहले तो ये है क्या और सही तरीका क्या रहेगा? राइट। सो NSE, BSE, NSE कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक मार्केट, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE कॉल्ड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो ये दोनों एक्सचेंजेस है। जैसे अगर एकदम मैं ले मैन की भाषा में बोलूँ तो अगर हमें वेजिटेबल्स खरीदना है तो वी विल गो टू वेजिटेबल मार्केट। इफ़ यू वांट टू परचेज मेडिसिन तो हम लोग मेडिसिन की दुकान में जाएंगे, राइट। सो दैट्स हाउ इफ़ यू वांट टू बाय और सेल अ शेयर यू नीड टू गो टू दीज मार्केट्स। एक तो NSE में चले जाओ या तो BSE में चले जाओ, राइट, एंड दैट इज क्लिस्टर क्लियर। अगर आप NSE BSE में जाए तो आपको शेयर खरीदना है,
हम सब्जी खरीदने हैं तो मेडिकल स्टोर में जाएंगे नहीं, राइट। सो अब इसमें 2 कैटेगरी ऐसी हुई है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 2 डिफरेंट मार्केट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक सब्जी मार्केट आपका गुड़गांव में है, एक सब्जी मार्केट आपका नोएडा में है, दोनों में सब्जी सेम मिलनी है, सब्जी की रेट सेम रहना है, शेयर प्राइस सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि गुड़गांव में कभी भीड़ ज़्यादा होगी, एनएससी में मतलब नोएडा में कभी भीड़ कम होगी, मतलब बीएससी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम है, एनएससी में ज़्यादा है क्योंकि एनएससी ने थोड़ा जल्दी अपग्रेड कर लिया खुद को। बट ऐसा कुछ है नहीं कि वो खराब है या फिर ये अच्छा है, दोनों आर गुड, दोनों आर इक्वल, बस जिस कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बस वॉल्यूम का डिफरेंस है। और क्रॉस एक्सचेंज भी होता है, मतलब मैंने गुड़गांव से सब्जी खरीदी नोएडा में बेच दी, नोएडा से खरीदी गुड़गांव में बेच दी, यानी एनएससी से शेयर उठाया बीएससी भी बेच सकते हो, बीएससी से शेयर उठाए एनएससी भी बेच सकते हो, ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है, क्रिस क्रॉस सेलिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मुझे ये सोचना है कि मैं आज से अगले महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं मेरी सैलरी अभी एक्स अमाउंट है, मैं इतना पहुँच जाऊँगा तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, राइट। तो मेरे को अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, मतलब कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि मैं एक गलत कंपनी में गलत फंड न डाल दूँ कि मुझे रिटर्न आने के चांसेस और कम हो जाए, तो मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए? राइट। सो इसमें 3-4 चीज़ें, पहले तो हम लोग बहुत अच्छा रोड मैप बना के देते हैं, उसमें हम लोग डेफिनेटली हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बट इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो देखो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अब फंडामेंटल ऐसी चीज़ है जो हर एक बेसिक इंसान को समझती है, कॉल्ड एज प्रॉफिट लॉस देखना है। बाकी मैं पी रेशियो वगैरह हैवी टर्म्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लेमैन के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, बट धंधा सबको समझ। पीएनएल भी बताओ कि पीएनएल भी कैसे है और कैसे एग्जामिन करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं समझ आता। राइट। कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील देख ली या यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देख लिया, कोई मेरे दोस्त ने कहीं पैसा डाला या मुझे किसी ने को कहीं से मतलब कोई खबर आई कि हाँ इसमें अच्छा चल रहा है, मैंने डाल दिया, बाद में मुझे नुकसान हो गया। राइट। तो मैं पीएनएल कैसे एनालाइज करूँ, कैसे ये सारी चीज़? सो पहले तो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहाँ पर आप देख सकते हो, कॉल्ड एज screener.com पर आप देख सकते हो, टिकर टेप है उस पर देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू करके उस पर देख सकते हो, एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स है, एवरी वेबसाइट्स आर फ्री, और एनएससी पर भी आपको पूरा डेटा मिलेगा। यस। सो आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है और वहाँ पर आपको पीएनएल में जाना है, पीएनएल कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एकदम सिंपल, आपको देखना है कि साल के एंड में कंपनी क्या कर रही है, कि भाई मैंने 100 रुपये का रेवेन्यू किया, 100 रुपये में से 60 रुपये मेरा ये चला गया, खर्चा चले गया, एक्सपेंस चले गया, 20-15 रुपये मेरा टैक्स चले गया और नेट मेरे पास 2 रुपये बच गया। तो अब ये आपको दिख गया कि 2 रुपये बच गया, मतलब कि कंपनी तो प्रॉफिट में, बिकॉज देयर आर मेनी कंपनीज इन स्टॉक मार्केट जो लॉसेस में भी है एंड दे आर कंटिन्यूसली रनिंग देयर बिजनेस। जैसे अगर मैं एकदम पॉपुलर कंपनी की बात करूँ तो जोमेटो ने उसका बिजनेस पहले लॉस में किया, नाउ दे आर मेकिंग नो डाउट गुड मनी, बट हम अगेन उस पर आ जाते हैं। सो 2 रुपये अब आपको प्रॉफिट दिख गया, ठीक है, डन, दैट्स गुड। अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको पास्ट के डेटा से कंपेयर करो। जैसे अभी 2025 चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत छोटी ट्रिक है, इससे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ सकते हो, इतनी अच्छी ट्रिक है। आपने देख लिया कि 2025 में 2 रुपये कमाया, अब 1 साल पीछे जाओ, क्या 2024 में 2 रुपये से कम था, मतलब क्या ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब पहले 1.5 रुपये कमाया था क्या, फिर 2023 में जाओ क्या 1 रुपये कमाया था क्या। मतलब इसको एकदम समराइज करूँ मैं, अगर उल्टा ले तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे डेट्स और साल आगे बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट शुड राइजिंग, ग्राफ शुड गो अप ग्रेजुअली, स्लोली जा रहा है तो भी चल रहा है, बट पास से ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब 2020 में ज़्यादा कमाया, उससे ज़्यादा 21 में कमाया, उससे ज़्यादा 22 में कमाया, उससे ज़्यादा 23, 24 एंड 25। सो अगर कंपनी हर साल पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है तो दैट मीन्स दैट कंपनी इज़ गुड। फिर आप उसको आंखें बंद करके पैसा डालो, आपको ना पी रेशियो देखना है ना कुछ करना है, क्योंकि एकदम बेसिक धंधा है कि भाई मैं पहले 100 रुपये कमा रहा था, आज मैं 150 कमा रहा हूँ आगे, मतलब मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा सब अच्छा है। क्योंकि अगर वो बंदा ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरा रिटर्न तो दे ही देगा, वो मेरा रिटर्न तो दे ही देगा ना, और ग्रो अभी तक करते आ रहा है तो आगे भी करेगा ही करेगा। अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी, श्योर शॉर्ट कुछ नहीं है, बट यस इससे हमने बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़े और आप ही लोग ऐसे ही कुछ कंपनियां ऐसी होती है रातों रात गायब हो जाती हैं और पैसा, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसे स्कैम भी हुए हैं मार्केट को ऊपर नीचे करने वाले, ये कैसे होते हैं? सो देखिए इनसे बचा कैसे जा सकता है? सो नो डाउट आवर इंडियन मार्केट इज़ वेरी मैनिपुलेटिव,
और कुछ लोग खुद के फ़ायदे के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ओके, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपने न्यूज़ में देखा होगा, बड़ी-बड़ी न्यूज़ेज़ आती है, स्टॉक 50% गिर जाता है। 50% गिरने के बाद एक अगेन पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, उसमें वो बताते हैं कि हम लोग ये जो कर रहे थे ये गलत इंसान के लिए कर रहे थे, और फिर स्टॉक वापस पंप होना चालू करता है। फिर नेक्स्ट डे ये न्यूज़ आती है कि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है जिसने 5% स्टेक खरीदा। मतलब क्या, यानी इतना पूरा सर्कस इन्वेस्टर्स का रियल मनी, रिटेल लोगों का रियल मनी डुबाया ताकि एक कंपनी सस्ते प्राइस में 5% एक्वायर कर पाए। यस, जो हिंडनबर्ग और अडानी का जो पूरा कंट्रोवर्सी थी वो शायद इसीलिए हुई थी। यस। सो इसके बाद में भी अभी अडानी की अगेन एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। दीज आर पार्ट ऑफ द मार्केट। कंट्रोवर्सी करते हैं, रिटेल को खाते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, दिस इज़ नो डाउट। अब अगर मैं बात करूं कि कोई कंपनी गायब हो जाती है, तो अगेन इंडियन मार्केट्स नाउअडेज हैव बिकम सो सिक्योर्ड, क्योंकि सेबी यहाँ पर है। सो कंपनी ऐसे डायरेक्ट जा नहीं सकती, गायब नहीं हो सकती है। बट यस, हाँ, वो हर एक फील्ड में कि 100 लोग अगर है तो 1-2 जन क्रूअल आते ही आते हैं। सो यू नेवर नो कि कोई कंपनी चले जाए। सो दैट्स वाई जैसे वॉरेन बफेट ने बोला, अगर हम उस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड चेक करें, अगर इन्वेस्टमेंट से पहले ये प्रिपरेशन करें कि पिछले 3-4 साल 5 साल का रिकॉर्ड देखें, राइट, तो अगर कंपनी पुरानी है तो रातों रात गायब होने लगे उसकी। वेरी ट्रू। बट अगेन ये इस पर लेना आपको एफर्ट पड़ेगा। लोगों को एफर्ट नहीं लेना है, लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को ईजी मनी चाहिए, पैसा नहीं बनेगा, फिर बोलना है स्टॉक मार्केट जुआ है। अब वॉरेन बफेट के बारे में यस। सो वॉरेन, ये केस में वॉरेन बफेट जैसे बोलते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। सो अगर एक कंपनी फ्रॉड करती भी है, सो आप पूरा पैसा एक कंपनी में मत डालो ना, आप डाइवर्सिफाई करके रखो। आई थिंक उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका है, सो दैट अगर एक कंपनी में डिफरेंट, जैसे एक बहुत बड़ी फेमस अगेन कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 400 रुपये से अभी 4 रुपये पे आ गया था बीच में, अभी 30 के अराउंड चल रहा है, यस बैंक है। यस। सो अब उसमें मैं अगेन एक किस्सा बताऊंगा, मेरी बुआ का ही किस्सा है। सो शी वॉज वर्किंग इन एसबीआई में वर्क करती थी, प्रॉपर साइड इनकम करना है, ये करना है, वो करना है। यस बैंक में पैसे डाले 400 रुपये पर, डन। 400 रुपये पर कुछ क्वांटिटी खरीद ली। फिर येस बैंक आया 350, ठीक है, माइंड नहीं किया, 300 पर आया, ठीक है यार 400 पे खरीदा था, एक काम करती 300 पे एवरेज कर देती हूँ, 300 पे और खरीद लिया। फिर वो येस बैंक आ गया 150 पे। अब तो 150 मतलब 300 का हाफ है, 50%। तो अब जितना खरीदा था उतना और खरीद लिया 150 रुपीज़ पर, ठीक है। सो अब 150 से वो और नीचे आया एंड वो कंटिन्यूसली ड्रास्टिकली 4 रुपये पे आया। तो यहाँ पर येस बैंक इतना गिरा था कि इंडियन मार्केट में फिर सेबी ने ये एक्शन ली कि अगर आप येस बैंक को खरीद रहे हो तो आप 3 साल नहीं बेच सकते हो। सो ऐसा कोविड में हुआ था, और ये कोविड के पहले फॉल होना स्टार्ट हुआ था। अब ये इससे 2 चीज़ें सीखने लायक है इस मिस्टेक से। पहले तो बुआ से अगर मैं बात करूँ कि बुआ स्टॉक मार्केट में तना पीसा डाल लूँ, बुआ बोलती भाई आर्यस कान को हाथ लगाओ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालूंगी, जुआ है। नो डाउट येस बैंक एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी, ठीक है, बट आपने पूरे पैसे क्यों डाले, फर्स्ट। सेकंड, आपको जब दिख रहा था कि वो नीचे आ रहा है तो आप और पैसे क्यों डाल रहे हो, ठीक है, आप नहीं निकले वो बात अलग है। हमारे इंडियन मार्केट में लोग पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं सर? क्योंकि वो लोगों को लॉस काटना आता ही नहीं है, और उनको लॉस काटने के लिए डेयरिंग नहीं है। वो लोग देखते कि यार मेरे जेब से 100 रुपये जा रहा है, यार अगर आपकी उंगली खराब होती है तो आपको उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ काटने की नौबत आ जाएगी। उंगली काटते नहीं है, हाथ काटना पड़ता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है। सो सेम बुआ के साथ हुआ, स्टॉक मार्केट जुआ है, कंपनी में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। सो ये इस टाइप से लोग गलत अप्रोचेस करते हैं। सो ये एग्जाम्पल बताने के पीछे मेरा यही क्या क्या करना चाहिए था, क्या स्टेप देने सही रहता? स्टेप सिंपल था। आपको दिख रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, आप जब भी स्टॉक में एंटर करते हो, हम बोलते हैं लेमन भाषा में, सबको पता होगा मे बी, एसएल कॉल्ड स्टॉप लॉस। आप एंटर करने के पहले आपको आपका स्टॉप लॉस पता रहना चाहिए। ओके, सो हम लोग हमारे आई थिंक इस पे काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या सही पॉइंट है जहाँ आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो? ये स्टॉप लॉस भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता है इसका? वो एकदम मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है, आपके पास 3 Ws रहना चाहिए। अगर इन 3 Ws के आपके पास आंसर है, तो कोई भी आपको स्टॉक मार्केट में रिच बनने से रोक नहीं सकता है। फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर व्हाट टू बाय। 8000 प्लस स्टॉक्स हैं, खरीदूं कौन सा स्टॉक, कौन सा सही। सेकेंड, अब मुझे पता चल गया मैं ये खरीद सकता हूँ, तो इस स्टॉक को कौन से प्राइस पर खरीदूं। ओके,
क्योंकि 400 रुपये में येस बैंक बहुत महंगा था और 4 रुपये में येस बैंक बहुत सस्ता था। 4 रुपये में ख़रीदने लायक नहीं था क्योंकि इतना सस्ता था, और 400 रुपये भी इतना ऊपर है कि इतना महंगा था तभी भी खरीदने लायक। पेनी स्टॉक ही हो गया। पेनी स्टॉक ही हो गया। और 400 रुपये की चीज़ अगर 4 रुपये आ रही है तो आप तो उसमें गलती से भी मत जाओ। लोग सुजलॉन में लेके बैठे थे, अभी ठीक है अच्छा रिटर्न दिया, एक ही ऐसा स्टॉक आया, बट जो स्टॉक ऊपर से गिरता है ना दैट मीन्स वो स्टॉक खराब है। और लोग क्या बोलते हैं, मेरी बुआ अभी भी लेके होल्ड करके बैठी है येस बैंक कि शायद तभी कि शायद वापस 400 जाएगा। अरे आप ये नहीं सोच रहे हो अगर वो 4 रुपये से 400 चला गया तो कितने लोग कितने नंबर की वेल्थ बना लेंगे। पीपल विल बिल्ड करोड़, क्योंकि सबने नीचे गिरा तो एवरेज किया है। हर कोई राधा कृष्ण दवाई नहीं है। हर कोई राधा कृष्ण दमानी नहीं बन सकता है। सो एक वो भी उसमें अप्रोच है। सी नहीं, देखो लोगों को क्या होता है ना, कुछ लोग शायद सही वो नॉलेज या सही वो ट्रैक नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या सही स्टेप्स रहते हैं, राइट है ना। वहाँ पे आती है कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज, वेरी तो कि हमें अब सीखना चाहिए। सीखना लोग चाहते नहीं है। अब लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में आ जाओ, बस कोई ऐसा बंदा हो जो तुम्हें एक स्टॉप पकड़ा दे, राइट कोई टिक दे दे। वो हर्षद मेहता की मूवी में या वो लिफ्ट में नीचे जाता तो कहता ना कि किसका सर एक टिप दे दो। तो लोग मेहनत ना करके टिप ज़्यादा चाहते हैं। वेरी ट्रू। तो हम कैसे लोगों को ये मोटिवेट कर पाएँ कि लोग मेहनत करें। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में तभी आए जब मेहनत करने की क्षमता हो, अभी तो ना आए। नहीं तो ना। और एकदम सर इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ी कॉमेडी है। आपने बात की टिप की, अगर मैं आपको पूछूं साइड में हटा दो, आपको टिप कहाँ पर मिलती है? टिप मिलती है होटल। और हम किसको देते हैं? वेटर को देते हैं। तो हम बड़े हैं या वेटर बड़ा है? हम बड़े हैं, राइट। और जो अब हम टिप दे रहे हैं तो हम हमारे वैल्यू से ज़्यादा टिप दे रहे हैं या वैल्यू से कम दे रहे हैं? मतलब आपकी जेब में 100 रुपये तब आप 20 रुपये की टिप दोगे, राइट। तो टिप अगर चाहिए तो टिप मिलेगी हमेशा होटल में। मार्केट में टिप नाम की चीज़ नहीं रहती, और टिप के अंदर जाओगे तो आप में और वेटर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बहुत बड़ी बात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगेन उस टॉपिक पर था मैं कि अगर आपके पास 3 डब्ल्यू है तो आपको कोई पैसा बनाने से रोक नहीं तो सकता। आपने बताया था कि वेयर टू इन्वेस्ट, यस, वेयर टू इन्वेस्ट और व्हाट टू बाय। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हाट टू बाय। पता चल गया मुझे कि भाई एग्जाम्पल मुझे बाटा इंडिया खरीदना है। अब मुझे पता चलना चाहिए कि अब वो बाटा इंडिया मुझे खरीदना कितने पे है, राइट। कि 4 कितने पे खरीदना है वो मेरा डिसीजन तो नहीं होगा ना, वो तो मार्केट का डिसीजन होगा। अगेन जो प्राइस चल रहा है। वेरी ट्रू। अगर मार्केट का डिसीजन है, एग्जाम्पल आपको बाटा इंडिया 1000 में खरीदना है और वो 1100 चल रहा है, आप क्या करो? वेट करूंगा। वेट करो। या फिर जैसे मैंने बताया 8000 प्लस स्टॉक्स है ना, बाटा इंडिया नहीं मिल रहा है ना आपके रेट पे, छोड़ दो ना, अच्छा कोई और बाय कर। कोई और बाय करेंगे। 8000 स्टॉक्स है, 2-3 साल पहले मुझे किसी ने बोला था कि एशियन पेंट्स बाय करो, राइट मुझे उस टाइम लगा कि एशियन पेंट बहुत हाई है, तब शायद 1300-1400 रुपये पे था, बराबर, पैसे पे था, राइट। तो मैंने एशियन पेंट्स ना बाय करी कि ये नहीं महंगा है, मैंने रिलायंस बाय कर लिया ओके कि एशियन पेंट्स शायद आएगा नीचे। और एशियन पेंट 3000 शायद 3000 मेरा रिश्ता उसको हट चुका है, राइट। तो ना एशियन पेंट्स में बाय नहीं कर पाया। लेकिन ये था कि उन्हें ऑल्टरनेट रिलायंस बाय कर लिया तो रिलायंस ऊपर पहुंच गया, राइट। बट अभी तक मैं ही सोच रहा हूँ कि कभी एशियन खिड़ाई है कैसे हुए, बाय कर रहा हूँ मैं उसको। तो उससे भी वेटिंग में अच्छा स्टॉक निकल नहीं जाता। कभी कभी वेटिंग में अच्छा स्टॉक निकल जाता है, नो डाउट, बट अपॉर्चुनिटीज इज द कॉस्ट विच यू पे इन द मार्केट, राइट। मतलब आपको ये देखना है कि ठीक है एशियन पेंट की जगह पर मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो गया वो गया। अब इसमें भी सर अगेन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कि कॉल्ड एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो उसमें लोग क्या करते हैं कि यार एशियन पेंट पहला तो पेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट कंपनी है, राइट, सबको पता है। प्रोडक्शन अच्छा है, सेल्स अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है। भाई मेरे को ज़िंदगी में कभी ये इतने प्राइस पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है दूसरी पेंट की कंपनी खरीदेंगे। कौन सा आपको पेंट की कंपनी खरीद के पेंट बेचना था? आपको तो पैसे बनाने हैं ना। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अब आप पता करो कि आपको कौन से प्राइस पे खरीदना है। ये हो गया हमारा दूसरा डब्ल्यू। तीसरा डब्ल्यू होता है व्हेन टू एग्जिट। अब लोगों ने स्टॉक खरीद लिया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं ना, अगर आपको भी सर एशियन पेंट खरीदना था ना, और अगर मैं आपको उस दिन पूछता था कि आप कौन से प्राइस पर इसको बेचोगे, किसी के पास इसका आंसर नहीं है, सबको खरीदना है। भाई निकलना कहाँ पर है? ये तो ऐसी बात हो गई कि आप एक आधे मॉल में चले गए आपके वाइफ के साथ और सिर्फ एंटर कर दिया और एग्जिट का प्लान ही नहीं है और टाइम ही नहीं है। ज़्यादा के वो बैंक जब तक खाली नहीं होगी तब तक बाहर नहीं लेके आएगी। सिंपल लॉजिक है। तो क्या एग्जिट प्लान होना चाहिए? सो अगेन
ये भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स पे कई बार देखा है, जैसे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में हूँ या फिर कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट डील्स होती हैं, तो ऑलवेज इन्वेस्टर आस्क कि एग्जिट प्लान क्या है, राइट, बिकॉज कोई भी अपना पैसा कंपनी में डाल रहा है तो वो एग्जिट प्लान सोच के डालता है। वेरी ट्रू। बट अमूमन ये शेयर मार्केट में नहीं देखा मैंने कि लोग जो कोई शेयर परचेज कर रहे हैं तो वो एग्जिट प्लान सोचें, वो लोग नहीं सोचते। तो सिर्फ वही तो डिफरेंस है ना। आप समझिए, शेयर मार्केट में सेबी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें सेबी ने क्या बोला है कि 9 में से सेबी ने क्या बोला है कि 10 में से 9 लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं। मतलब कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, एक, एंड दिस इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेबी। तो 1% लोग ही हैं तो मतलब 1% लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर सबको पता रहता था कि एग्जिट पॉइंट क्या है तो सब लोग पैसा कमाते थे ना। और मैं आपको मार्केट की क्रूअलिटी बताता हूँ कि मार्केट इज ए जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान पैसा खोएगा तभी कोई इंसान पैसा कमाए। देयर इज नो वन हु इज प्रिंटिंग द मनी इन द मार्केट। अगर आप इफ यू विल लूज 10 रुपीज देन आई विल मेक 10 रुपीज। कहीं से डरेगा तो कहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ बिग प्लेयर्स प्ले, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल्स और हेज फंड्स। सो हेज फंड्स बैठे हैं वहाँ पर टैंक और मिसाइल लेके, और हम लोग जा रहे हैं तलवार लेके हेज फंड से लड़ने के लिए। रिजल्ट क्या आने वाला है? यू विल गोइंग टू ब्लो योर अकाउंट, क्योंकि उनके पास है टैंकर्स, मिसाइल्स, बिकॉज दे आर रनिंग AI, उनके पास प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रेड्स है। यार उनके पास 1000 करोड़ है और आपकी जेब में 1000 रुपये। आप बोल रहे हो मैं 1000 करोड़ वाले को मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे हरा दूंगा मेरी तलवार से और 1000 रुपये लेके। तो अगर हम लोग रियल लाइफ में ऐसा कोई बोले तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तू पागल है। AI की आपने बात करी, तो अभी आजकल काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज आ गए हैं जो AI एनालिसिस करके और शेयर में पैसा लगवाती। राइट, तो वो सही है? एनालिसिस कितना सही होता? सी वो एक शॉर्ट तरीका है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे लिखना नहीं है, मुझे एनालिसिस नहीं करना, मुझे बैठ के कंपनी के बैलेंस शीट चेक नहीं करनी। मैं बस अब मैं AI पे वो टूल परचेज कर लिया। आई थिंक वो टूल है कोई, वो परचेज रहे होता है, सब्सक्रिप्शन होती है उसकी। राइट, उसका सब्सक्रिप्शन होता है। अगेन दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो एक रिसर्च आई है जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड चैट GPT का सबसे ज़्यादा यूज़ इंडियंस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुछ 45% वगैरह का रेशो आए। सबसे ज़्यादा मैं इंडियंस आर सबसे ज़्यादा लेजी फर्स्ट। सेकंड, दैट इज़ अ स्मार्ट अप्रोच ऑल्सो। जब आपको पता है यार AI आपके लिए एनालिसिस कर सकता है, आप मैथ्स में वीक हो या फिर XYZ में वीक हो, तो यूज़ करो ना उसको। यू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन योर बेटरमेंट। अब लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है ना, मेरा मन बोल रहा है या फिर मैंने एक आधे न्यूज़ चैनल में देख लिया कि XYZ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, चलो ले लो। बस AI एनालिसिस सही है? सी उसकी अनियन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है ये तो? सही का डेफिनेशन कुछ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी गुड टू आंसर। प्रोबेबिलिटी अगर आपने कहीं पर भी 70 to 80% भी क्रैक कर लेना तो दैट इज़ वेरी गुड इन मार्केट। ओके, एंड इफ आई टेल यू कि अगर उनके पास इतना डेटा है, मैं बोल रहा हूँ अगर 60% भी एक्यूरेसी है, हम 80 कंसिडर ही नहीं करते, अगर 60% भी एक एक्यूरेसी है तो हम लोग हमारे क्लासेस में बताते हैं कि दैट इज़ हम एक गोल्डन ग्रिड बनाते हैं जिसमें आपको मिनिमम कितनी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सर आई विल आस्क यू वन थिंग इसका आंसर करने से पहले, कि व्हाट डू यू थिंक कि स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहने के लिए आपको कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए? व्हाट यू थिंक? मुझे लगता है 60-70%। 60-70%। और आपको क्या लगता है एक वी कॉल्ड एज गेमिंग भाषा में नूब, एक नूब या बिगिनर इंसान या फिर एक एमेच्योर इंसान, खराब से खराब ट्रेडर कितना एक्यूरेसी रख सकता है? 5-10%। 5-10% बहुत हो गया, राइट? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 10% भी नहीं चाहिए, आपको 60-70% पर भी नहीं जाना है। अगर आपके पास 40% एक्यूरेसी है, 40 मतलब क्या कि आपने 10 ट्रेड लिया और उसमें से 4 ही ट्रेड सही है और 6 ट्रेड गलत है, तो भी आप प्रॉफिटेबल और आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो काफ़ी सारी कंपनी में पैसा लगाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 10 कंपनी 15 कंपनी का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, नॉट थ्रू शेयर मार्केट बट थ्रू इन्वेस्टमेंट। पैसा डाल के दे टेक इक्विटी, राइट। अब वहाँ भी उनका भी कहना होता है कि हम 10 कंपनी में पैसा डालते हैं तो एक कंपनी हमें इतना रिटर्न देती है जो 10 के बराबर दे जाती है। वेरी ट्रू। एंड सेम गोस विद शेयर मार्केट, राइट, जो कि मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है। सही। तो मेरा फोकस 10 शेयर इकट्ठा करने में जिनमें से एक कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न दे जाए, तो मेरा पोर्टफोलियो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है या सवाल होता है मेरे दिमाग में जब मैं शेयर मार्केट स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक कंपनी का पैसा लगाऊँ या 10 कंपनी में लगाऊँ, और अगर मैं 10 कंपनी में लगाऊंगा तो मैं वो 10 कंपनी कैसे चूज़ करूँगा, मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से मैं बना सकता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है। जैसे मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये है, राइट, मैं 5,000 रुपये लगाना चाहता हूँ, मैं 10 कंपनी में लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उसको डिवाइड
करूँगा, तो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं हमारा, और मैं फिर आगे। ओके, डन। सो पहली चीज़ तो अगर आप एग्जांपल ले लेते 5-10,000 का लेते, इजी जाएगा। 10,000 में आपको 10 स्टॉक्स मिला है, सिंपल, डिवाइड योर अमाउंट बाय 10, डन। नाउ अब आपको देखना है कि कौन से सेक्टर्स आर बूमिंग और किसका गवर्नमेंट है, क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्टली सी गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है। सो अभी जो बजट आया था वो बजट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस था फार्मिंग सेक्टर पर। और अगर आप देखोगे ना, सो बजट ऑन बजट और ईयर ऑन ईयर ये कोई सेक्टर्स है जो जिस पे गवर्नमेंट का फोकस होता है, ये कॉल्ड एज फार्मर्स, राइट। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर एक गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उनको सब लोग चाहते हैं कि दे शुड ग्रो इन देयर लाइफ, राइट, एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट अप्रोचेस। सो आप पहले देखो कि बजट में क्या आ रहा है, बजट किससे फोकस्ड है। अगर मेरे को आज पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं पहला अप्रोच रखूंगा फार्मिंग का, नो डाउट। और द न्यूज़ विच इज़ नोन टू एवरीवन इज़ नॉट अ न्यूज़, सिंपल, मार्केट में यही भाषा है। सो आपको ये देखना है कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो आपने पहला देख लिया कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है। सेकंड आप देखो, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाता है, तो वो किस पर पैसा लगाता है, वो पैसा लगाता है मैनेजमेंट पर, वो पैसा लगाता है कंपनी के आइडिया पर। सो अगर विजन पर, अगेन आपके पास अगर टाइम है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो यू सी कि कौन सी कंपनी का क्या विजन है। जैसे आपको पता है एआई आगे जाने वाला है, टेक्नोलॉजी आगे जाने वाली है, और टेक्नोलॉजी साल पर साल चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है। सो आपके पास फार्मिंग मिल गया, आपके पास टेक्नोलॉजी एक सेक्टर मिल गया, राइट। देन देयर आर सम सेक्टर्स जिसमें इंसान रोजमर्रा की नीड पूरी हो रही है, कॉल्ड एज एफएमसीजी, राइट। सो आप उसमें डालो। देन देयर इज अ सेक्टर जहाँ पर हर एक इंसान पैसा कमा रहा है और वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एसेट्स एक तो ले रहा है, या फिर बैंक से लोन ले रहा है, या फिर ईएमआई कर रहा है, तो कॉल्ड एज आप एक फाइनेंशियल डालो। सो दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेबल सोलर पोर्टफोलियो अभी सोलर। मेरे हिसाब से अभी की सोलर ने जो रिटर्न्स देना था, बूम देना था, वो दे चुका है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सोलर वॉज कि यार लगाना है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट सोलार, तो हर एक जन जैसे घर में बल्ब लगाता है वैसे सोलार लगा रहा है। नाउ ऐसा पहले ऐसा था कि नहीं सोलार लगाना ही है कैसे भी करके, अभी ऐसा है कि सोलार नेसेसिटी हो चुकी है, तो उसके जो रिटर्न्स थे और ऑलमोस्ट हो ही चुका है। एक मतलब 80 इज नॉट द राइट, बट हाँ 50% में तो वही मार्केट में नीड ज़्यादा हो गई है इसका, ये लगा रहे हैं बाय कर, तो मार्केट भी फिर शेयर मार्केट पर जाएगा, स्टॉक Right. पर जाएगा उससे। राइट। सो जाएगा, नो डाउट, बट व्हाट आई एम सेइंग कि हमने अभी बैलेंस ले लिया। सो ये जो आपने बोला दिस इज अ गुड अप्रोच, बट यस ऐसी तरीके के आपको दूसरे अप्रोचेस देखना जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। अगर मैं सोलार सेक्टर में 2 साल पहले अगर पैसे लगाता था तो मेरा स्पाइक होता था, अभी लगाऊंगा तो अगेन सस्टेनेबल ग्रोथ देगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको इसका बेसिक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप रिलायंस ले लो और आप एक XYZ कंपनी ले लो, रिलायंस डबल नहीं हो सकता, हो भी सकता है नो डाउट, बट उसको कम से कम 5 से 8 साल लगेंगे। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 साल में इम्पॉसिबल। मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया कोविड के जैसा, वो केसेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबल मार्केट। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ईजी नहीं है उतना बड़े लेवल पर मार्केट कैपिटलाइजेशन को डबल करना। अगर मैं बात करूँ तो उनकी आज अगर 1 लाख करोड़ की भी कंपनी है, 1 लाख करोड़ की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर वो है, तो हम बात करें सीधा उसको 2 लाख कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर कोई कंपनी 10 करोड़ पर है तो वो 100 करोड़ भी जा सकती है 1 साल में। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि काफ़ी लोग, मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं मार्केट में जो पेनी स्टॉक्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे इंडिया के जो बिग बुल जिन्हें हम कहते हैं वो ले लो, राधा किशन दमानी ले लो, जो लोग एक्चुअली में शेयर मार्केट के किंग, राइट, वो पेनी स्टॉक बाय करते हैं और पेनी स्टॉक को 4 रुपये 5 रुपये को 100 रुपये 150 रुपये पे बेच के और एग्जिट मार लेते हैं। यस। सो अगेन इसमें क्या है, पेनी स्टॉक आप कब पकड़ोगे? जब आपको कंपनी पर कन्विक्शन होगा, जब आपको कंपनी पर भरोसा है। और अगर एकदम सिंपल बोलते तो पेनी स्टॉक्स की जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं गुड कंपनी अंडर लेस वैल्यूएशन। मतलब कंपनी ने वो बूम नहीं दिखाया है अभी तक जो कंपनी में बूम की प्रोबेबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी है। जैसे हम लोग एकदम सिंपल एग्जांपल ले ले, जोमेटो जब लिस्ट हुआ, अगर मैं आपको एकदम इन डिटेल बताऊँ जोमेटो की बात, और आपने नोटिस भी किया होगा, जोमेटो जब लिस्ट हुआ जोमेटो ऑलरेडी लॉस कर रहा, इट वॉज अ लॉस मेकिंग लॉस। 100 पे शायद ओपन हुआ था, राइट, 150 पर ओपन हुआ था, देन उसने डिप बनाया, ओके, नीचे ही आया स्टॉक। अब जोमेटो में कोई भी रेवेन्यू मॉड्यूल ही नहीं था ऐसा
दिखा मुझे आई थिंक। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे लिस्ट हुआ इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाया, आई डोंट नो क्या बनाया, देन दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग 1 रुपी एज अ प्लेटफॉर्म फी। प्लेटफॉर्म की राइट। दे शिफ्टेड इट ग्रेजुअली, इन्होंने इतना लाइट चालू किया कि सामने वाले को अखरे ना, कोई स्विच ना। स्टार्टिंग में 10 रुपए ले लेते थे, किसी को भी जान पे आता, स्टार्टेड विद 1, शिफ्टेड इट इनटू 2, 3, 4, राइट। अभी दे आर चार्जिंग 5 रुपीज प्लेटफॉर्म फी, एकदम सिंपल। और उनकी इसमें ऑर्डर आता है कि कितने ऑर्डर आ गए, 20 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, 5 रुपए एक कमा रहे, 20 लाख इंटू 500, सिंपल 1 डे रेवेन्यू। सो ऐसे उन्होंने रेवेन्यू मॉड्यूल को चेंज किया एंड नाउ दे आर इन प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई कंपनी इज ग्रोइंग। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे पैसा बना रहे हैं, क्या इंटेंशन है पैसा बनाने का। प्लेटफॉर्म फी हो गया, हैंडलिंग चार्जेस हो गया, राइट। और उसके बाद में और भी काफ़ी सारे चार्जेस रहते हैं। ऑफ़र ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है जोमेटो में कि नहीं था ऑफ़र वो 50% है, बट वो फिर निकल के आता है जब वो उतना 50% नहीं होता, कुछ और ही होता है। तो काफ़ी सारे रेवेन्यू मॉडल्स पे जोमेटो ने काम किया। यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, मतलब क्या आपने बताया कि इंडस्ट्री के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को समझो, शेयर मार्केट को समझो, तो इसको समझने से मैं वो राइट शेयर तक कैसे पहुँचा? आप 10 कंपनी 10 शेयर, मेरा 10,000 रुपये, मेरा पोर्टफोलियो रेडी। राइट। सो आपने ये देख लिया सेक्टर कौन सा चल रहा है, आपको ये देखना है कि कंपनी का फाउंडर कैसा है, कंपनी के फाउंडर का विजन क्या है कंपनी को लेके। अब उसमें क्या होता है, आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओके, जो कि पब्लिक डेटा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको डाइल्यूट करना है कुछ परसेंटेज आपका, एंड यू हैव फेथ इन योर कंपनी, सो विल यू डाइल्यूट मोर परसेंटेज और लेस परसेंटेज। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके पास 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ठीक है, एक जन आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा है और आपको उसको 2% देना है, ठीक है, और आपने मन में सोच के रखा हुआ है कि मेरे को ये 100 करोड़ से 10,000 करोड़ पे लेके जाना है, ओके, और मैं कंफर्टेबल हूँ 2% देने में। ठीक है। एक जन आ रहा है, वो अगेन आपको 100 की जगह पे 200 करोड़ दे रहा है, ओके, ही इज ऑफरिंग यू मोर मनी देन प्रीवियस वन, बट ही सेइंग यू कि मैं 2 नहीं, मैं 20% लूंगा। मैं 200 करोड़ दे रहा हूँ लेकिन मैं 20% लूंगा, आप किसके साथ जाओगे? 20% के साथ जाओगे, डन। अब देखो यहाँ पर दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, बट अगर मैं आपको प्राइमरी बात करूँ तो अगर आपने 10,000 करोड़ का बिजनेस किया तो आपको उसको 2% देना है। 10,000 करोड़ का 10,000 का भी 2% अगर हम लोग पकड़े तो दैट कम्स टू 20 रुपये, ओके। अगर आपने उससे 200 करोड़ ले लिए, ठीक है, आपने 10,000 रुपये 10,000 करोड़ बना लिए, और उसका अगर आपको 20% देना है तो आपको 200 करोड़ देना पड़ गया, राइट। सो मनी रिटर्न भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब अगर आपके पास इक्विटी ज़्यादा रहती थी खुद के कंपनी की, यहाँ पर भले ही पैसा कम मिला बट देते वक्त भी तो पैसा कम गया। सेम हैपन्स इन स्टॉक मार्केट। तो ऐसी कंपनी देखो जिसके फाउंडर्स ने लिक्विडेट कम करके रखा हुआ है, क्योंकि उसका विजन ये है कि उसको शेयर से पैसे कमाना है, कि उसकी वैल्यूएशन से पैसे कमाना है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या नोटिस करना चाहिए, कितना होल्डिंग पैटर्न हो? मतलब कोई फाउंडर ने 70% इक्विटी होल्ड करके रखी है, तो मतलब ही इज कमिटेड टू दैट कंपनी, उसमें कन्विक्शन ज़्यादा है तब से कम। और इसमें भी जैसा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस, वैसा प्रमोटर पैटर्न भी ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखता है। सो अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंपनी है जिसके पास 70% था, उसने 5% ये साल बेची, 5% ये साल, 5-5, मतलब वो 5% ड्रॉप कर रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी डंप होने वाली है, या फिर कंपनी में कुछ तो भी खराब नहीं जाने वाली। तभी जो फाउंडर है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि फाउंडर को ही तो पता रहेगा ना मेरी कंपनी क्या कर रही है, और अगर फाउंडर स्टेक बढ़ा रहा है तो दैट मीन्स कि वो और कॉन्फिडेंट है कंपनी के अंदर। जैसे पेटीएम, जैसे शेयर डाउन किए, फाउंडर छोड़ता गया शेयर, छोड़ता गया, एंड एक टाइम आया जब पेटीएम का शेयर बहुत बढ़ गया। यस, सो अगेन दैट कम्स इनटू मार्केट मैनिपुलेशन। नो डाउट हमारे इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, पीपल यूज इट फॉर देयर ओन एडवांटेजेस टू मेक मनी। इस सारे जो अपना जो अभी रिसेंट बजट आया, और इस बजट के बाद मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी हो सकती हैं एज पर दिस बजट, उसका एनालिसिस क्या है? पहले तो सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी के लिए आया है, ओके, सो दे विल हैव अ गुड एडवांटेज। और सेकेंडली अगर मैं इस पर्टिकुलर बजट की बात करूँ तो दिस बजट वॉज कंज्यूमर सेंट्रिक, प्रॉपर टैक्स को कम किया, आप एक्सपेंस को बढ़ा दिया। सो जैसे कि फाइनेंशियल कंपनीज है, एकदम सिंपल, फाइनेंशियल कंपनीज मतलब बजाज फाइनेंस, HDFC जो लोन दे रही है,
उनको एडवांटेज होगा क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। सो बजाज फिनसर्व जैसे जब अनाउंसमेंट आया उसके बाद बजाज फिनसर्व के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। सो एंड दैट इज़ अ स्टॉक की एग्जांपल अगर मैं लूँ कि मैंने बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी डाला है इसके रिगार्डिंग कि अगर आप 2010 में बजाज फाइनेंस में 1000 रुपये भी लगाते थे तो आज आपके वो 1000 रुपये 10 करोड़ रुपए रहते थे। एंड दैट इज़ द टाइप ऑफ रिटर्न्स विच बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व हैज़ जनरेटेड। वाई? क्योंकि आप अगर देखोगे तो फिनसर्व का मॉड्यूल कितना अच्छा है और प्रोडक्ट क्यों नहीं चलेगा। मुझे कैमरा खरीदना है, राइट, नो कॉस्ट EMI पे खरीद सकता हूँ फर्स्ट। सेकेंड, क्या मुझे उसके अगेंस्ट कुछ गारंटी देना है? तो नहीं, एक ले मैन के पास पैसा तो नहीं चाहिए, बट अगर आप बैंक में जाते हो तो उसको कुछ गारंटी भी देना है तब जाके लोन मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर उसके पास कुछ कोलैटरल रखने रहता था तो पैसे ही नहीं मांगता था ना। सो इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है हम आपको देंगे, कोलैटरल कुछ भी मत दो, आप EMIs में दो। वो बजाज कार्ड होल्डर भी है, कार्ड होल्डर है, कार्ड ले लो, उसके थ्रू EMI लेना, कुछ परचेज करना लोड पे और ईजी हो जाता है। और इजी हो जाता है। देन उसके बाद में ये उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। यूज़र जो कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक बोल लो या फिर कस्टमर सर्विस बोल लो। आप अगर कोई बड़े स्टोर में जा रहे हो तो बजाज या HDFC का आपको एम्प्लॉय दिखेगा वहाँ पे, आपको जाना कहीं नहीं है। सो दिस इज़ हाउ अ गुड बिजनेस मॉड्यूल वर्क्स। तो अभी इनका भी बहुत अच्छा चलने वाला है एंड दे हैव जनरेटेड मोर रिटर्न्स नाउ। सो दैट इज़ नॉट अ कंपनी वेयर टू एंटर। इंश्योरेंस हो गया, और कौन सा? इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया जैसे iThread, फार्मर का भी बहुत अच्छा ये था। देन उसके बाद में अभी कंपनी एनर्जी कंपनीज पर भी बहुत फोकस्ड है। लाइक EV, नो ये यस लाइक EV, वन ऑफ द EV इज़ वन ऑफ द एनर्जी, बट आई फॉर मी नाउ मैं EV सेक्टर से थोड़ा दूर जा रहा हूँ क्योंकि आई फील कि EV ने जितना पम्प देना था उतना पम्प दे चुका है। नो डाउट टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसने खुद को डेवलप भी किया, नो डाउट। बट एनर्जी सेक्टर मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज, जैसे आप देखोगे अभी कुछ एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक, मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, बट एक बायोडिग्रेडेबल कुछ आ रहा है, कुछ है वो कोल से रिप्लेस हो रहा है। सो बेसिकली मैं आपको प्रोडक्ट का प्रोसेस बता सकता हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जो हमारा ये रहता है, जो हम गाय को खिलाते हैं चारा, सो उसको कॉन्सेंट्रेट करके, उसको इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उसको कॉन्सेंट्रेट करके आप उसको जला सकते हो एज अ कोल। एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ मैंडेट, निकाला है गवर्नमेंट ने कि जितने भी मैन्युफैक्चरर है वो आर प्रोड्यूसिंग ऑन बल्क, तो उनको उसका 2% यूज़ करना ही है। दैट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है वो। एंड धीरे धीरे अभी उसकी इंडस्ट्री भी नहीं है, पीपल आर नॉट मेकिंग दैट मच, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने 2% किया एंड देन उसको वो 10% करने वाले आने वाले समय। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो गुड। और उससे सिंपल है, देर आर सी, अब ये जितने भी मैं प्रोसेसेस बता रहा हूँ, दिस प्रोसेसेस आर लेंदी टू डू, राइट, इट्स नॉट ईजी। उससे बेटर है आप एक मेंटर पकड़ो और मेंटर को फॉलो करो। क्यों? या तो फिर आप सीखने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, राइट, और आप पता नहीं आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे, गलत सीखोगे कि सही सीखोगे, कब तक सीखोगे और कब तक सीखोगे और कौन सा जगह सीखते हैं, फिर मोटिवेशन चले आता है, खुद बिजी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी भी बनाए, एक कंसिस्टेंसी भी बनी नहीं रहती है और आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप जाओगे कहाँ। तो वो ऐसा हो गया कि आप रोड पर खड़े हो और आपने चलना स्टार्ट कर दिया, कहाँ जाना है वो इधर पहुँचोगे ही नहीं ना, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाना है। एग्जाम्पल, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कश्मीर साइड चले गए, राइट, लेकिन तुमको जाना केरला था। इफ़ यू डोंट हैव अ डायरेक्शन तो आप कहीं पर नहीं पहुँच सकते, ऐसा आई फील। एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मुझे अगर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे टेस्ला में, एप्पल में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक ये NSE और BSE के अंदर तो आती नहीं है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में कैसे कर सकता हूँ? सो उसके लिए भी बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए, जैसे हम लोगों ने बोला कि NSE BSE इंडियन स्टॉक मार्केट में आ गए, वैसे ही न्यूयॉर्क के एक्सचेंजेस है, ओके, कॉल्ड एज डाउ जोन्स, ओके। सो आप वहाँ पर कुछ इंडियन कंपनीज भी है जहाँ जिसके थ्रू कुछ ब्रोकर्स है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, 3-4 ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स है, IND मनी करके है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के भी US स्टॉक मार्केट्स के भी शेयर्स लेके रख सकते हो एंड दैट इज़ कम्प्लीटली लीगल टू होल्ड, और उसमें आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, यू कैन डू दैट।
और कुछ ब्रोकर एजेंट्स IND मनी? जी, IND मनी इज़ ट्रस्टेड, मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक कुकू करके भी था, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। एक अगर आपको क्रिप्टोज़ में जाना है तो कॉइनबेस भी है, एंड देयर आर मेनी फ्यू, अभी मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मतलब फिर भी IND मनी। IND मनी इज़ द बेस्ट। तो अगर यूज़र हमारे कोई भी ऐसा है जिसको फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, इंडियन शेयर्स भी खरीद सकता है इस इंडियन शेयर्स भी है, एक ही ऐप से, आई थिंक। एक ही ऐप से डाउनलोड है। ज़ीरोधा पे नहीं होता है? ज़ीरोधा पे यूएस मार्केट का अप्रोच नहीं है, ज़ीरोधा इज़ ओनली फॉर आई थिंक इंडियन। इंडियन मार्केट्स। तो एक क्वेश्चन और है ये, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा डाउट आता है कि फॉरेन मार्केट की स्टडी कैसे रहे, फॉरेन मार्केट के शेयर्स को कैसे बढ़े, क्योंकि इंडियन मार्केट का तो जो PNL है या फिर हमारे जो बैलेंस शीट्स हैं उसको देखने का तरीका, रिपोर्ट्स का तरीका बहुत अलग है। फॉरेन मार्केट पे फोकस कैसे किया जा सकता है? सो जो भी इंडियन मार्केट का तरीका है, सेम गोज विद फॉरेन मार्केट। देयर आर सेम वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ पर आप डेटा को देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। देयर आर सम चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स कॉल्ड एज ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर आप उनके चार्ट्स देख सकते हो। अब क्या होता है, देयर इज़ अ वेरी फेमस थिंग इन मार्केट, भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो दैट मीन्स कंपनी अच्छा कर रही है, सिंपल है। प्राइस अगर नीचे जा रही है तो दैट मीन्स कंपनी खराब कर रही है। सो प्राइस को एनालिसिस करने के लिए चार्ट बनाए गए। सो आप चार्ट देख सकते हो, कंपनीज के चार्ट देख के देख सकते हो कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या। स्ट्रक्चर मतलब एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न फॉर्म होता है, वो कुछ बन रहा है क्या। सो आप वो देख के भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो चार्ट्स एक ऑप्शन है आपके पास, फंडामेंटल एक ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों एनालिसिस कर। सो बाकी सारे जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, रिटर्न्स के, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब सेम रहते हैं वहाँ पे? वो सब सेम होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ, इफ़ यू आर वेरी मच इंथुजियास्ट कि भाई नहीं मुझे यूएस में ही करना है तो आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले स्टार्ट इंडियन से करो, मास्टर इट, मेक सम मनी, देन यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, नो डाउट। और ये जो डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है भाई, ये क्या है? डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग में बहुत लोग आजकल पैसा गंवा रहे हैं, बहुत तो कमा भी रहे हैं। राइट। डे ट्रेडिंग कितना सेफ है और कितना एडवाइजेबल है? वहाँ से वो होता है कि एकदम से हर मिनट का प्राइस आता है, हम पैसा लगाते हैं, या 1 मिनट के अंदर या तो आपका ऊपर वो क्रॉस हो गया तो शायद वो प्रॉफिट, नीचे चला गया तो वो नुकसान, ये क्या कौन सा? सो डे ट्रेडिंग में भी आजकल एडवांस लेवल पर अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए, एस्पेक्ट्स हो गए। सो डे ट्रेडिंग में पहला आता है कॉल्ड एज, पहले डे ट्रेडिंग समझा देता हूँ। डे ट्रेडिंग मतलब आपने आज खरीदा आज ही बेच दिया, सिंपल। 9 से 3:30 के बीच में जो भी हो रहा है, 9 से 3:30 के बीच में हो रहा है। सो उसमें पहला एस्पेक्ट आ जाता है कॉल्ड एज स्कैल्पिंग, जो आपने अभी बोला। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप लोग कम पॉइंट्स को बुक कर रहे हो, लेकिन जल्दी बुक कर रहे हो और ज़्यादा टाइम बुक कर रहे हो। मतलब आपने 1 ही रुपया बुक किया या फिर 1 ही पॉइंट बुक किया, बट 1 पॉइंट आपने 10 बार बुक कर दिया, या फिर 1 पॉइंट आपने सीधा 1000 क्वांटिटी से बुक कर दिया। एक तो आप क्वांटिटी बढ़ा लो स्कैल्पिंग में कि भाई मैं 1 ही पॉइंट बुक करूँगा लेकिन मैं 10,000 क्वांटिटी से बुक करूँगा, तो मैंने 10,000 कमा लिया। ओके। या तो मैं 1 ही पॉइंट बुक करूँगा और मैं 10 बार बुक करूँगा, मतलब मैंने 1 ही पॉइंट बुक किया 1000 क्वांटिटी से, लेकिन ऐसा मैंने 10 बार किया, तो आपने 10,000 कमा लिया, विच इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेबल एंड एडवाइजेबल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में हेज फंड्स बड़े करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, राइट, एंड वो तभी कमाएंगे जब आप कहोगे। कई सारे ऐप आ गए, जैसे ऑक्टा हो गया, फॉरेक्स आई थिंक लेके आते हैं, तो कुछ लोग इस पे बस, क्योंकि उसमें कोई एनालिसिस नहीं लगाया। अभी ऑक्टा एफएक्स जो है वो पूरा ही डिफरेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी ऑप्शंस। सो ये अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अ वेरी डार्क साइड, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दिस इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मार्केट, दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, और इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या होता है बेसिकली, ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं कि इन लोगों के पास ऊपर में एक सिस्टम है, ठीक है। अब इनको वहाँ पर दिखता है कि 20 लोग ऊपर की पोजीशन बना के रखे और 80 लोग नीचे की पोजीशन बना के रखे, तो इनको प्रॉफिट कब होगा? जब 80 लोग लॉस करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 80 लोग हैं उनके अगेंस्ट में मार्केट को चला देते हैं, तो उनका पैसा चले गया, इनका पैसा बन गया। तो ये कैसे डिसाइड होता है? सो दिस इज़ अ कंट्रोल्ड मार्केट। ये कैसे डिसाइड होता है, मतलब इनके पास डेटा है। आप एग्जांपल समझिए कि आपने एक लेट्स अज्यूम आपके खुद की एम्प्लॉय या आपके खुद की टीम है, तो आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है, तो आपके पास डेटा है, तो आपको पता है कि उसका इन टाइम क्या है, उसका आउट टाइम क्या है, उसका क्या है, क्योंकि आप उनको मॉनिटर कर रहे हो, मोनेटाइज कर रहे हो। सेम वैसे इनके पास डेटा होता है, और उस डेटा में हर एक चीज़ अवेलेबल है कि किसने कितना बाय किया है, कितना सेल किया है।
तभी कई लोग कहते हैं कि इसको कोई पीछे से बैठ कर देख रहा होता है और वो तो दैट इज बाइनरी ऑप्शंस। ये इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता इस तरीके का कुछ। और इसमें कुछ टाइम तक के लिए आपको जानबूझ के थोड़ा पैसा कमवाते हैं ताकि वो एडिक्शन क्रिएट हो जाए। आप आज 100 रुपये दिए तो कल 1000 रुपये लगाओ, तो जब 1000 रुपये लगाओ तो डोंट डूब जाए। और इसमें वैसा भी नहीं है सर, इसके पीछे साइकोलॉजी इतनी अच्छी है। जैसे मैंने बताया कि 20 लोगों ने ऊपर का बेट लगाया, 80 ने नीचे का लगाया, तो 20 तो प्रॉफिटेबल थे ना, वो 20 और 20 को लेके आते हैं, या तो फिर वो 20 और पैसा डालता है, वो जाने के बाद और नया लॉट आता है। दे आर डूइंग मार्केटिंग, उनकी गूगल एड्स चल रही है, उनकी यूट्यूब एड्स चल रही है, सब चल रहा है। कुछ सेलिब्रिटीज भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। इवन कई सारे कंपनी बंद भी हो रही है। वेरी हुई ईडी की रेट चलती है, उसने जैम कर दिया। अभी मैं कल परसों ही देखा था, मुरादाबाद की कंपनी थी, ओके, वो बंद हो गई। एंड दे वर एट मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लग चुका था, कोई 1 करोड़ रुपए लगा के। एक और मार्केट में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, और आज के बहुत नई नई कंपनियाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स कॉइन्स ला रही हैं। क्रिप्टो, एक टाइम था जब क्रिप्टो बहुत सस्ता था, 100 रुपये क्रिप्टो आज लाखों में, करोड़ों में पहुँच गया। क्रिप्टो मार्केट कैसे रन होती है, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो क्रिप्टो इज़ नो डाउट अपकमिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। सो मेरा तो बोलना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है यू शुड इन्वेस्ट। बस दिक्कत ये या फिर प्रॉब्लम यहाँ पर जाती है, लोग ब्लाइंड इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई क्रिप्टो इतना चले गया, मैं सीधा सीधा मेरा पूरा सेविंग्स लगा देता हूँ। दैट इज़ रॉन्ग। आप इन्वेस्ट करो, बट एक मिनिमम अमाउंट रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है। कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें, सो बहुत अच्छा। शायद जियो ने भी कॉइन लॉन्च किया है, राइट, ट्रम्प ने कॉइन रिलीज़ किया है। तो ये कॉइन मार्केट कैसे रन होती है? सो पहले तो उस पर आ जाते हैं हम लोग। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा अभी। आपको पता था ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, राइट? आपने देखा ट्रम्प कॉइन कब लॉन्च हुआ? इलेक्शन के जीतने के बाद बोले या फिर ओथ लेने के पहले, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, ओथ लेने के 2 दिन पहले। और जब ट्रम्प कॉइन लिस्ट हुआ, तब ट्रम्प कॉइन लिस्ट हुआ $18-19 के आसपास। ओके, देन उसके बाद आप देखोगे ट्रम्प कॉइन लिस्ट हुआ है, राइट? ट्रम्प कॉइन का कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज़ अ मीन पॉइंट। जैसे हमारे मार्केट में कोई कंपनी होती है, वैसे एक तो जैसे हमारे मार्केट में कोई कंपनी होती है, एक तो कॉइन के पीछे लॉजिक रहना चाहिए। मतलब दैट कॉइन शुड सॉल्व एनी एआई प्रॉब्लम, और दैट कॉइन इज अ मीम कॉइन। दैट शुड मीम कॉइन, यानी हंसी मजाक के उसके मीम बन रहे, कम्युनिटी ग्रो हो रही है, लाइक दैट। सो 2 दिन पहले ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया गया। ट्रम्प कॉइन लॉन्च करने के बाद 2 दिन में ट्रम्प कॉइन राइट फ्रॉम $8 वो चले गया $75। ओके, राइट बिफोर द ओथ। जैसी ओथ हुई, दैट फ्रॉम $75 सीधा डंप हुआ, वो अभी चल रहा है $18 के आसपास। पैसा बना ली। $75 पे जिसने लिया होगा वो क्या बोलेगा सीधे नुकसान है। कि भाई जुआ है, बोगस है, मैं कभी जाऊंगा नहीं, वगैरह वगैरह। जिसने $9 पे लिया वो क्या बोलेगा? उसका भी फायदा ही है। फायदा ही फायदा है। ठीक है, ये एस्पेक्ट छोड़ दो। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ बड़े प्लेयर्स कैसे और कहाँ कमा रहे हैं। ट्रम्प 65 का, आई गेस, आई डोंट नो इज एक्यूरेट एज, ओके, बट उसने 65 साल में 8 बिलियन कमाए। फॉर मेकिंग 8 बिलियन इट टुक हिम 65 ईयर्स। ओके, उसने, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इस स्टोरी में उसने 11 बिलियन कमाया। जहां पर उसको 8 बिलियन कमाने के लिए 65 साल लगे, वहां पर उसको 11 बिलियन कमाने के लिए सिर्फ 2 दिन लगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ क्रिप्टो। अब दैट इज मैनिपुलेशन क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इन देयर कि वो क्या उसने खुद के फायदे के लिए क्या किया। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपने जो साल भर में नहीं कमाया, या फिर मतलब लाइफ टाइम में नहीं कमाया, वो आप 2 दिन में कमा सकते हो। देयर आर सम कॉइन्स जो 500% जा रहे, 10,000% जा रहे। बट यहाँ पर आपको रिस्क भी समझना है। 75 से अगर मैं देखूँ, आज अगर $15 पर भी चल रहा है, तो वो 90% गिर चुका है। मतलब अगर आपने 1000 रुपये डाले थे, तो आज वो 1000 रुपये सिर्फ 100 रुपये बचे। लोग सिर्फ पॉजिटिव देखते, नेगेटिव देखते ही नहीं, बात ही नहीं करते। एंड दैट इज वेयर दे फॉल इन द पिट। दैट्स व्हाई दे नीड प्रॉपर गाइडेंस। और सर, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है साइकोलॉजी का, क्योंकि पीपल आर फैसिनेट। Why people are getting fascinated? Because they are using Instagram. सोशल मीडिया इज अ बिग स्पॉइलर, ये तो है ही, फैक्ट है। They are seeing people, मतलब कार में घूम रहे हैं, लग्जरियस बंगलो, गोइंग ऑन अ ट्रिप, XYZ। तो इसमें क्या हो रहा है कि यार मेरे को पैसे चाहिए, भीड़ आ जा रही है।
बट सोशल मीडिया पे फ्रंट साइड तो दिखता है बट बैक एंड नहीं दिखता। बैक एंड सोई और कोई दिखाता भी नहीं है ना बैक एंड कोई अपनी पूरी कहानी क्यों बताए, क्यों अपने रियल फैक्ट्स, अपनी कमजोरियाँ, वीकनेसेस क्यों बताएगा। किराए की गाड़ी है कि ओन्ड है, अर्न है। कितनी मेहनत करके वो गाड़ी आई है, क्या उसके पीछे की स्टोरी अपनी है कि पापा की है। बहुत बहुत सारे फैक्टर्स है और कोई नहीं बताता एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी जल्दी इम्पैक्ट करता है लोगों को, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पे टाइम लगता है। और ये भी रीज़न है सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैं देखता हूँ काफ़ी लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस करके जल्दी इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। जो बेचारा रूल्स फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव एथिक्स फॉलो कर रहा है, सारे नियम कानून, अपने कंटेंट पे कंट्रोल अच्छे, और उनको ज़्यादा लोग लाइक भी नहीं करते हैं। उनको बेचारे को स्ट्रगल करना पड़ता है। और वहीं जो शॉर्टकट मार रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कुछ अतरंगी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, वो एकदम, तो इसका होता है लोगों को भी वही पसंद है। लोगों को ही वही पसंद है। इंडिया का सर साइकोलॉजी वही है ना, पीपल वांट एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, दे डोंट वांट नॉलेज, और वो बिलीव भी नहीं करते हैं नॉलेज में। अब वही कुछ लोग हैं जो वो चिल्ला रहे हैं एंड दे आर पुटिंग सॉस ऑन देमसेल्फ, जिसको देख के एक इंडिविजुअल के लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ना ही वो खुद के आंख पे सॉस डालने वाला है, ना कुछ होने वाला है। उल्टा दैट इज हैम्परिंग योर मेंटल स्टेट ऑल्सो, और वो आवाज़ सुन के आपके कान भी दुख रहे हैं। बट पीपल वांट दैट, पीपल लव दैट। वो इंसान 20 मिलियन पे बैठा है और हम यहाँ पे नॉलेज के कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पीपल आर लाइक कि ठीक है, हाँ अच्छा है, ओके ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी टाइम है मेरे पास। प्लस इसमें सर ऑल्गोरिदम भी प्ले कर रहा है ना। इंस्टाग्राम चाहता है कि भाई तुझे जो अच्छा लगता है मैं वही दिखाऊँ। हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों के लिए जो अच्छा है वो देंगे। इंस्टाग्राम का वो गेम नहीं है ना, वो तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है कचरा, कचरा देखो, नाली वाली वीडियो चाहिए, नाली वाली मिलेगी। और अच्छा ढूंढने वाले लोग कम है, इसलिए अच्छी चीज़ बहुत टाइम लेती है इन लोगों को। वायरल होने के लिए ऑडियंस ही कम है तो क्या करें। तो सही। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी कोई एल्गोरिदम काम करती है। स्टॉक मार्केट में हमने अभी बहुत डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाया कॉल्ड एज एआई। मैंने जैसे आपको बताया था बड़े प्लेयर्स बड़ा पैसा लेके बैठते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एआई की मदद से आप कैसे हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल्स जो 10,000 करोड़ लेके बैठे हैं उनकी पोजीशन ट्रैक करो। तो जहाँ पर वो एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आप एंटर कर लो, एंड दिस ऑल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ एआई। सो एआई को हमने यूज़ किया है, इससे हम लोग मार्केट मूव्स प्रेडिक्ट करते हैं और उसको बेनिफिट करते हैं। कभी कभी मार्केट आपके फेवर में जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू वांट, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी 50% भी 40% भी विनिंग रेट है तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप तो बड़े प्लेयर्स का मूव पकड़ रहे हो, तो बड़े प्लेयर्स के अगर मूव पकड़ रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल रहने की वैसी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बढ़ गई। 5 स्टॉक्स विच आई वुड रिकमेंड। एक स्टॉक IFC है जिसमें मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। सेकंड स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैं बात कर रहा था फाइनेंस की, के फिनटेक करके स्टॉक है, के फिनटेक। अब वो क्या करती है, IFC है बेसिकली अगेन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। के फिनटेक लोगों का पैसा मैनेज करती है, बेसिकली कॉल्ड एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देन उसके बाद में थर्ड अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो एक एनर्जी का स्टॉक है कॉल्ड एज HBL पावर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक की अगर मैं बात करूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट करंट सिनेरियो के हिसाब से, दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा आया हुआ है। एंड फिफ्थ स्टॉक जो अभी ब्रेकआउट दे सकता है, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको हम लोग बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। 3000 की लेवल्स है, जैसे अब मैंने बताया। अब आप समझिए, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कौन से प्राइस पे एंटर करें, तो जो मेरी प्राइस चाहिए अगर उससे ऊपर चलता रहा स्टॉक तो है ना, मतलब आपको 2500 में खरीदना था, स्टॉक 3000 चल रहा है। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा हम इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि मुझे 3000 पे खरीदना है, स्टॉक 2500 चल रहा है। अच्छा, ऐसा भी मतलब राइट एंट्री ऐसा नहीं है कि सस्ता ही, ऊपर भी हो सकता है, कभी कभी वो महंगा भी हो सकता है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमारा एंट्री आ रहा है 3100 के ऊपर, मतलब 3100 के ऊपर हमारा एंट्री है। सो जब तक स्टॉक 3100 जाएगा नहीं तब तक मैं खरीदूंगा। इससे क्या फायदा होगा? सो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक पैटर्न ब्रेक करने वाला है उसका, और अगर उसने वो पैटर्न ब्रेक किया तो दैट मीन्स, जैसे मैंने बताया कि भाव भगवान है, तो दैट मीन्स प्राइस विल गो अप। सो अगर प्राइस अप जाएगी तो फिर उसमें बाइंग प्रेशर आएगा, बायर्स विल कम इन और बायर्स प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे। ओके, इट्स लाइक दैट। तो आर्यश, ये सब के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? क्यों इस इंडस्ट्री में आई, क्यों इस लाइन में आई? स्कूल में आई थिंक कॉर्नर्स आपकी साइड थी, राइट। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री में आया, कोचिंग स्टार्ट करी, फाइनेंस, शेयर मार्केट, यही क्यों?
सो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इजीली अगर ब्रेक डाउन करूँ तो फर्स्टली मेरा फैमिली बिजनेस फोटोग्राफी का था। इट वाज वेल यार तुम स्कूल में भी राइट फोटोग्राफी करते थे। राइट सो इट वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, जनरेशनल बिजनेस पापा कर रहे थे। या नाउ हमारे फोटो स्टूडियो को 35 प्लस ईयर्स हो गए। व्हाट आई सॉ इन फोटोग्राफी कि देयर इज अ स्टैग, मतलब एक लिमिट है, देयर इज अ थ्रेशोल्ड, आप उसके ऊपर एक्सपैंड नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशन। मैं साल के 100 वेडिंग शूट कर रहा था एंड एवरीवन वांट्स मी टू बी देयर बिकॉज दे आर चार्जिंग मी, मतलब आई एम चार्जिंग देम हायर मनी। अगर मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूँ तो आप चाहोगे कि मैं आऊँ, एंड इफ आई हैव टू ऑर्डर्स बोलिए या फिर असाइनमेंट बोलो एट दैट टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड बोथ द इवेंट्स और बोथ द असाइनमेंट्स। सो वहाँ पर एक स्टेज था जिसको मैंने हिट कर दिया था, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं दिस इज इट फॉर माई लाइफ, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता एंड आई वॉन्टेड मोर फ्रॉम लाइफ। तो फिर उसके बाद सेम हमारे स्कूल में मुझे प्रोजेक्ट मिला था जहाँ पर मुझे 5 स्टॉक्स को 30 डेज के लिए ट्रैक करना था। सो हमारे यहाँ पर एक ब्रोकर है, उनके यहाँ पर मैं जा रहा था और मैं अशोक सर ने वो प्रोजेक्ट दिया था कॉमर्स के। सो हमें बस 30 दिन वो स्टॉक का ओपन हाई लो और क्लोज लिखना था। सो मैं रोज़ वहाँ पर जाता था। अब ओपन हाई लो क्लोज लिखना था तो इवेंचुअली वो मुझे 3 बजे बुलाते थे, 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि तब मार्केट बंद होता है, तब उनको क्लोज भी पता चल जाता था। तो मैं कभी आधी घंटा पहले चले गया, कभी 15 मिनट पहले चले गया। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सीरियस लिया, तो मैं स्टार्टिंग में 3-4 दिन था कंटिन्यूस जा रहा था। मुझे दिख रहा था लोग आ रहे हैं, ऑर्डर पंच कर रहे हैं। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार कुछ तो भी अलग दिख रहा है, नंबर्स है ऐसा एकदम चार्ज वाले। दैट वाज फॉर अ बॉय हु इज इन 12th वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज इन माय माइंड। बट उसने तब कुछ नहीं किया, बस एक इमेज क्रिएट हो गई, दैट्स इट। सो जब मैंने सोचा कि यार आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ, तभी एक वर्कशॉप कंडक्ट हुआ स्टॉक मार्केट का अमरावती के अंदर, वेयर आई वेंट एंड आई अटेंडेड दैट। देन मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन किया। मेरे पास पैसे थे क्योंकि आई वॉज डूइंग गुड इन फोटोग्राफी। मैंने मेरे जेब से पैसे डाले, एवरीथिंग वेंट। फिर उसके बाद में मैंने कुछ स्टॉक्स वगैरह लिए। तब इंट्राडे में इंडियन मार्केट में 60x 70x का लेवरेज मिलता था। सो इट वाज लाइक कि 60,000 दिन में आ रहे हैं, 40,000 जा रहे हैं। इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, एकदम नंबर्स। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए। फिर लॉसेस होने के बाद अगर आप एक सक्सेस के पाथ से आते हो ना, तो लॉसेस देखना इज़ वेरी टफ। आप देख रहे हो अभी तक आपके 3 साल हर एक चीज़ फेवर में चल रही है, आप मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपको सक्सेस का टेस्ट आ गया था एंड यू एंजॉय दैट टेस्ट। और सडनली लॉस होता है तो और सडनली लॉस होता है तो वो टेस्ट आपके मुंह में या पेट में डाइजेस्ट ही नहीं होता है। सो सेम हैपेंड विथ मी। फिर लॉसेस हुए। लॉसेस होने के बाद इतने लॉसेस हो गए कि पैसे बोरो करने पड़े। देन देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज लाइक कि जितने मेरे फ्रेंड्स को पैकेज था इंजीनियर्स को, उतना मेरा लॉस था। सो दैट टाइम आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। फिर उसके बाद में देयर वाज अ इवेंट, ओके, एंड दैट इवेंट चेंज्ड माय लाइफ एंड उसके बाद चीज़ें टर्न ऑन इनटू माय फेवर। सो एक इवेंट था कॉल्ड एज, आज भी वो कैंडल को फेमस है, कॉल्ड एज निर्मला सीतारमन कैंडल। बजट आया था। बजट में निर्मला मैम ने अनाउंस किया था कि FIS पे उन्होंने एक टैक्सेशन बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो लोगों ने इंडियन मार्केट से थोड़ा पैसा उनका निकाल दिया। इट वाज कंपैरेटिवली पहले कुछ 25% था, 35 कर दिया उसको। तो डिप आया था मार्केट में। 1 महीने के बाद आते वो 10:30 बजे, 1 महीने के बाद वो 10:30 बजे आते और 10:30 बजे आने के बाद शी अनाउंसेस कि हमने जो टैक्स लगाया था वो टैक्स को हम वापस ले रहे हैं, मतलब जो पहले था सेम वैसा ही। दैट डे बैंक निफ्टी शॉट 4%, मतलब 1500 पॉइंट्स वन वे, एंड आई हैड अ कॉल ऑप्शन दैट डे ऑफ 2.5 लाख रुपए का, एंड दैट गिव मी, आई वोंट टेल द अमाउंट, बट दैट गिव मी मैसिव रिटर्न्स। बट दैट वाज अ टाइम, लॉस कवर नहीं हुए मेरे पूरे, बट दैट वाज अ टाइम जो मुझे एक थ्रेशोल्ड चाहिए था मार्केट में स्टार्ट करने के लिए, और मेरे पास बहुत अच्छा कैपिटल आ गया। लॉसेस की वजह से ये तो मैंने लिख के रखा था, स्ट्रैटेजीज प्लान्ड आउट थी कि क्या क्या गलती हो रही है, एवरीथिंग वाज देयर, जो कि एक भी ट्रेडर नहीं करता है, कॉल्ड एज पेडिंग जर्नल मेंटेन थी। मुझे पता था मेरी गलतियाँ क्या हो रही है और सब गलतियाँ मेरे पास थी। तो जब मेरे पास पैसा आया एंड दैट टाइम, मेरे वो पैसे की वजह से 3-4 महीने में मेरे पूरे लॉसेस कवर हो गए एंड आई वाज ऑन अ सस्टेनेबल पाथ। सो दैट इज हाउ आई केम इनटू ट्रेडिंग। अब मैं टीचिंग में क्यों है, उसके पीछे एकदम सिंपल लॉजिक है। द थिंग विच हैपेंड विथ मी, आई डोंट वांट पीपल
टू गो ऑन दैट वे, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ से निकल गया तो मेरे पास उस चीज़ का अगेन विच आई कॉल्ड एज रोड मैप तैयार है। तो आपको क्यों जाना है वहाँ से जब आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो? यू कैन अवॉइड द पिटफॉल, व्हाई यू वांट टू गो देयर? सो दैट वाज माय अप्रोच। हर बार खुद नुकसान करके नहीं सीखा जाता ना, कभी कभी दूसरों के नुकसान से भी वेरी होनी चाहिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये टू बी स्ट्रेट इनफ कि स्टॉक मार्केट ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको आपके 24 आवर्स नहीं देना है। लोगों को लगता है कि 9 से 3:30 मार्केट चालू है, स्क्रीन के सामने बैठो। आप नहीं बिलीव करोगे, मैं 9 से 3:30 स्क्रीन के सामने बैठता ही नहीं। मैक्सिमम टाइम विच आई स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज जस्ट 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रॉफिटेबल। लोग स्क्रीन की तरफ बैठेंगे एंड दे डू दैट लाइक अ गेम की बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, नहीं प्रॉफिट कमा सकते हो। हमारी जो स्ट्रैटेजीज भी है वो स्ट्रैटेजी अगर आपको करना है, यू जस्ट नीड 5 मिनट्स, दैट्स इट। क्योंकि वही तरीका है पैसा बनाने का। जितना ज़्यादा देर बैठोगे उतना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतने ट्रेड गलत जाने की प्रोबेबिलिटी, जितनी गलत जाने की प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा लॉस होगा। ये बात तो सही है। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आप उसको ही कम कर दो ना। सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू टीचिंग कि दो एक रोड मैप दे पाओ। सेकंड कुछ सेकेंडरी रहे करने के लिए, जैसे मैंने बताया अगर 5 मिनट बैठना है तो यू नीड अ डिफरेंट टास्क। सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट बनाता हूँ, देन उसके बाद में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत एड्रेनलिन रश मिलता है जब आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके पास एक कम्युनिटी जो बिलीव करते हैं, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु हैज़ देयर फेथ इन यू। आप उनके फेथ को हैम्पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में जहाँ पर लोगों का फेथ टूट रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट गिव्स अ किक। स्कूल में जब थे स्टूडेंट तो सोचा था शिवम सर के साथ वही बैठ के पॉडकास्ट करेंगे। तब तो ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एज यू नो माई बैकग्राउंड एज अ किड वॉज वेरी नटोरियस। खुद की लाइन तब हो रहा। आपकी भी लाइन तब अलग थी, सो नो डाउट तब नहीं सोचा था कि ऐसा इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रही है। एंड था ऐसा कि नहीं था कभी कि मैं एक मेंटोर भी बन सकता हूँ या फिर बन जाऊँगा, बिकॉज एज यू वर आवर मेंटोर नो डाउट एंड वी ऑलवेज फॉलोड यू, सो इट्स रियली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम अ मेंटोर नो डाउट। बट या स्वागत सर के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? स्वागत सर के लिए मैसेज एक ही है कि ये कोई उनके लिए मैसेज नहीं है, जो भी करो अच्छा करो, और क्या जो भी आ जाए सब मेंटोर्स और सर की वजह से ही होते हैं। सो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है क्योंकि तब आप अनमैच्योर्ड हो। जो भी किया स्वागत सर ने भी बहुत कंट्रोल करके रखा है, डरा के रखा। डरा के नहीं रखते थे तो पता नहीं क्या हो जाता था। अनुभूति ने कैसे लाइफ चेंज करी? सो अनुभूति ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज की ऑनेस्टली, एंड ये मेरा फीडबैक नहीं है, ये मेरे रिलेटिव्स का फीडबैक है। आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय बिफोर गोइंग टू अनुभूति, एंड माई फ्यू फ्रेंड्स ऑल्सो नो दिस, एंड मैंने बहुत लोगों को बताया भी है। अनुभूति में मैं 11th में नहीं आया, अनुभूति में मैं 8th में गया था। मुझे 7th में जाना था, टू बी प्रिसाइज 8th की एडमिशन लेने के लिए। सो दैट वॉज द टाइम जहाँ पर मेरी अनुभूति में एडमिशन नहीं हुई। ओके, सो इट वॉज लाइक कि मैं स्टेट बैकग्राउंड से था एंड ISC था, एंड आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, तो वहाँ पर मेरा एग्जाम नहीं हुआ, आई डिडंट क्वालिफाई फॉर दैट। सो 8th 9th then I shifted into a CBSE from state board, so that parents का बोलना था कि 8th 9th 10th ट्राई कर, we will go for 11th। 11th में गया, 11th में एडमिशन हो गया, so I got enrolled। I was a very introvert guy। मैं किसी से बात नहीं करता था, शर्माता था, खुल के कुछ नहीं करता था। देयर वॉज नो स्टेज एक्टिविटी, नथिंग नथिंग नथिंग। व्हेन आई वेंट इन अनुभूति, लोग मिले, देन हमारी, जैसे आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे प्लेस किए, ऑडिशंस किए, छोटी छोटी स्किट की, पॉटरी किया। सो वो मुझे इतना ज़्यादा ओपन अप हो गया और इतना मेरा रियल है, मतलब व्हेनेवर आई टॉक टू समवन, ही सेज कि यार वो तो एक ऐसा बच्चा था जो प्रोग्राम में जाता है, कहीं तो भी साइड में बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, और अभी जो हिसाब से एक्सट्रोवर्ट है। सो अनुभूति रियली हेल्प मी अ लॉट। दैट्स ग्रेट। सो आई होप सबको ये पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आर्यश के काफ़ी सारे जो इन्होंने सजेशंस आइडियाज़ दिए आप वो फॉलो करेंगे। अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और वो ये गलती ना करें कि उनका पैसा डूब जाए, तो उनके भले के लिए आप ये पॉडकास्ट उनसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और नए नए गेस्ट, जैसा कि हमारे शो का नाम है बियॉन्ड द फिनिश लाइन,
इस तरीके के लोग जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ऐसे लोग लेके आते रहेंगे और आपकी लाइफ पे वैल्यू ऐड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।